हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हम करने वाले हैं 25 जनवरी 2023 का PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट। देखिए, ये हिंदी का क्वेश्चन सेट है, इसमें आपको कंप्लीट 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए, करते हैं। देखिए, एक स्टार्टिंग में आपको क्या मिलता है, हिंदी में एक पैराग्राफ मिलता है, एक गद्यांश मिलता है, जिसको आपको कैसे सोल्व करना है। देखिए, पहले आप गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, पहले आप जो है वो प्रश्नों को पढ़ लेंगे। अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपका सारा समय जो है वो गद्यांश पढ़ने में ही निकल जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आपको दोबारा से जो है गद्यांश पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले सरसरी तौर पर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, 1 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर उसका आंसर जो है इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे। नेक्स्ट क्या है, भारवाही पशु का अर्थ है। नेक्स्ट क्या है, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी। नेक्स्ट क्या है, मवेशी न बचने पर क्या होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिड्डियां हैं। देखिए, ये आप बता सकते हो टिड्डियां क्या है। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सोल्व कर लोगे। देखिए, टिड्डियां क्या है, टिड्डी एक जाति को बता रहा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्ञात का विलोम। तो देखिए, ये भी आप लिख सकते हैं, ज्ञात का विलोम क्या होता है, अज्ञात। तो 2 क्वेश्चन का तो आंसर आपको यही मिल गया। ढोर डंगर से तात्पर्य है। देखिए, ढोर डंगर से जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है, गद्यांश पढ़कर आप पता लगा लेंगे, लेकिन आपकी अपनी समझ भी है। ढोर डंगर को क्या कहते हैं, पशुधन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पशुधन को। फिर हम गद्यांश पढ़कर देखेंगे कि क्या कहा गया है, क्योंकि गद्यांश के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर लगाना है। जैसे संधि पूछी गई, ये जो भी व्याकरण की चीजें हैं वो आप खुद से लगा सकते हो, बाकी सभी आपको गद्यांश के अनुसार लगाना है। देखिए, दिया भी गया है कि गद्यांश के अनुसार बेलों की मुख्य फसल है। तो देखिए, बेलों की क्या मुख्य फसल है, आप गद्यांश पढ़कर ही पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनभाव का अर्थ है। देखिए, इसमें अर्थ पूछा गया है, तो आपको तो पता ही है अनभाव का क्या अर्थ है, जहाँ अन्न का अभाव हो। अन्न का अभाव, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बी। तो 3 क्वेश्चन का तो आपको आंसर ऐसे ही मिल गया। 6 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, वहां की भीलों से मिला जो मनुष्य जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे, मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है। देखिए, कौन सी फसल मुख्य है वहाँ की, मक्का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आपके माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसका नतीजा है कि अभी से वहाँ अन्न भाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि भील पेड़ पत्ते भील जो हैं वो क्या खा रहे हैं, पत्तों को, पेड़ों की छाल को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। उसके बीच कार्य कर रहे व्यक्तियों ने मुझे बताया कि अब वे मवेशियों को मारने लगे हैं। देखिए, अब क्या करने लगे हैं, वे मवेशियों को मारने लगे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जा रहे हैं, तो भारवाही पशु की कमी हो जाएगी, जिसका असर उन अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला, जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में अच्छी रबी की उपज होती है। टिड्डी ने आकर काफी फसल बर्बाद कर दी। देखिए, क्या था, जहाँ रबी की उपज, जहाँ पे क्या था, रबी की उपज की उम्मीद थी, लेकिन टिड्डियों ने आकर क्या कर दिया, फसल को बर्बाद कर दिया। उसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। ठीक है, अब गद्यांश आपने पढ़ लिया, आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे। देखिए, क्यों मार रहे थे भील अपने मवेशी, देखिए, फसल खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, तो इसलिए क्या कर रहे थे, वो भूख के कारण पहले तो उन्होंने पेड़ पत्ते खाए, बाद में क्या किया, मवेशियों को मारना शुरू किया। भारवाही पशु का अर्थ है। देखिए, भारवाही पशु का क्या अर्थ है, भार ढोने वाला पशु। कैसा पशु, भार ढोने वाला पशु। पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी। देखिए, फसल सूख गई थी, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी थी, फसल लहला रही थी, या टिड्डियों ने घर पर हमला कर दिया था। देखिए, टिड्डियों ने घर पर हमला नहीं किया था, फसल लहला भी नहीं रही थी, फसल जो थी क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो वो किसकी वजह से हुई थी, फसल, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी थी। मवेशियों के जो मवेशी न बचने का, जब मवेशी नहीं बचेंगे तो क्या होगा। देखिए, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई बुआई नहीं हो पाती। नेक्स्ट आपने किया हुआ है 7th क्वेश्चन, देखते हैं, ढोर डंगर से क्या तात्पर्य है। तो ये क्या है, पशुधन है।
गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल क्या थी? देखिए रबी की फसल मुख्य थी भीलों की, तो रबी की फसल में कौन सा आएगा? देखिए मक्का। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना आंसर लगाना है। नेक्स्ट देखिए, निर्देश निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए क्या कहा गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले प्रश्न को पढ़ें। अगर गद्यांश या काव्यांश आपका बड़ा है तो पहले आप प्रश्नों को पढ़ें। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब व्यक्ति और सफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जब व्यक्ति असफल हो जाए तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों की निंदा, चैन से न बैठना। देखिए असफल होने पर चैन से न बैठना तो ये गलत है, क्योंकि आपको चैन से न बैठना, तो क्या नहीं करना चाहिए? चैन से बैठना तो करना चाहिए। ठीक है, चैन से न बैठना, तो चैन से न बैठना क्या है, अगर आप असफल हो गए तो आप चैन से मत बैठिए, दोबारा से अपनी कमियों को देखिए क्या है। ठीक है, अपनी कमियों को जानना बिल्कुल, अगर आप असफल हुए तो आपको क्या है, अपनी कमियों को भी जानना है। निरंतर प्रयास करना, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर है फर्स्ट, दूसरों की निंदा करना। असफल होने पर आपको दूसरों की निंदा नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, असफलता को अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। यह कथन, देखिए यह कथन क्या है? असत्य है, अप्रामाणिक है, पूर्णतः सत्य है, अशांत सत्य है। तो क्या है? असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। यह कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है। तो ये वाला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। जिन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जिन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती, जो संघर्ष करते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी पराजय नहीं होती? जो, मतलब ये भी आपको काव्यांश के अकॉर्डिंग ही देखना है। जो संघर्ष करते हैं, जो जय जयकार करते हैं, जो दूसरों की कमियां देखते हैं, जो रात भर सोते नहीं। तो इसका आंसर क्या है? जो संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया है? जब तक सफल न हो जाए तब तक अन्न त्याग दो, जब तक सफल न हो समस्त कार्य त्याग दो, जब तक सफल न हो तब तक चैन से न बैठना, जब तक सफल न हो तब तक मैदान में न जाना। देखिए क्या कहा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन इसका सही है। जब तक सफल न हो तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में लगाया जाता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, ये आपका पूरा शब्द है। जो शब्द के स्टार्टिंग में लगेगा वो क्या है? उपसर्ग होगा, और जो लास्ट में लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय। तो देखिए आप देखिए कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय लगा है। सफल, ये क्या है? सफलता, ता प्रत्यय लगा है। स्वीकार, असफल और असफलता। देखिए जिसमें उपसर्ग भी और प्रत्यय भी हो, ऐसा जो है हमें शब्द ढूंढना है। तो ये क्या क्या है? असफलता। देखिए असफलता में अ जो है वो उपसर्ग है, और ता क्या है? प्रत्यय है। ता क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफल शब्द है। देखिए सफल क्या है? परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, स्वर्णामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो सफल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ये गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है कि ये सफल व्यक्ति है या ये असफल व्यक्ति है। तो ये क्या है? गुण बता रहा है। ठीक है, गुण बताए, दशा बताए, स्वभाव बताए, किसी के दोष बताए, तो उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक। जैसे कि उदाहरण, गुणवाचक का एक उदाहरण बता देते हैं। देखिए जैसे नया, गोल, लाल, दुबला, माला। तो ये क्या है? गुणवाचक है। गुण बताते हैं कि ये कैसा है। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? देखिए भाषा के बारे में कौन सा सही है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आंसर क्या होगा? ए। जो हमारी भाषा है वो कैसी है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आप इनके आंसर नोट भी कर सकते हैं। एक बालिका अक्षर और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है। देखिए जो बालिका है वो अक्षर और ध्वनि को किस प्रकार से उच्चारित करती है?
जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, इसे किस रूप में जाना जाएगा। देखिए बच्ची जो है वो क्या करती है कि शब्द को और अक्षरों को, ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जैसे कि वो पढ़ रही हो। तो ये क्या कहेंगे, कूट भाषा में बदलाव। ठीक है, अर्थ ग्रहण के लिए पठन, कंठस्थ करना या अर्थापन करना। तो क्या कहेंगे इसको आप, अर्थापन कहेंगे। अर्थापन मतलब देखिए, कंठस्थ करना तो नेगेटिव टैग वर्ड होता है। अर्थ ग्रहण करने के लिए पठन, तो अर्थ ग्रहण करने के लिए पठन भी एक पॉजिटिव है, लेकिन अर्थ ग्रहण करने के लिए आप क्या करते हो, मन मन में पढ़ते हो। ठीक है, तो मौन पठन करते हो अर्थ ग्रहण करने के लिए। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, कैसा पठन करते हो, मौन। कौन सा पठन, मौन पठन। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आप अर्थ ग्रहण करने के लिए मौन पठन, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, अर्थ ग्रहण करने के लिए पठन, तो ये वाला जो है सही होगा। तो अर्थ ग्रहण करने के लिए हमेशा कैसा पठन होना चाहिए, मौन पठन। ठीक है, तो इसका क्या है, अर्थापन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं का प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग करे। देखिए, अपने जो घर पर भाषा बच्चे प्रयोग करते हैं उनको छूट दे रही है कि आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये द्विभाषिकता दिखा रही है, भाषा अंतराल दिखा रही है, या बहुभाषावाद दिखा रही है, समूह कार्य दिखा रही है। देखिए, वैसे तो वे बहुभाषावाद दिखा रही है, सी ऑप्शन, लेकिन आयोग की तरफ से जो है दोनों को ही ठीक माना गया था। भाषा अंतराल और बहुभाषावाद। देखिए, बहुभाषावाद का मतलब है कि जो भी आप भाषा बोलते हो, अलग अलग भाषाएं बोलेगा बच्चा, तो इसे क्या कहेंगे, बहुभाषावाद। बहुत सारी भाषाएं जो है कक्षा में सुनने को मिलेगी। तो 18 का क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है। देखिए, बुनियादी चरण की क्या अवधि है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, क्या है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बुनियादी चरण की अवधि, देखिए आपको जो माना गया है बुनियादी चरण की अवधि किसे माना गया है, 5 वर्ष को। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, जो 2020 है, 5 + 3 + 3 + 4 का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसमें क्या है, बुनियादी तो क्या हुआ, 5 ही हुआ, तो 5 वर्ष। ठीक है, बुनियादी चरण क्या है, 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चे की भाषा विकास का स्रोत है। जब बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। तो ये क्या होगा इसका आंसर, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। बच्चा जो है, बच्चे की प्रथम शिक्षक कौन होती है, माँ। तो माँ जो है उसकी भाषा को भी प्रभावित करती है। तो जो देखिए, जन्म से पहले क्या भाषा बोल रहे हैं इसका ऐसा कोई संज्ञान में नहीं रहता। तो आप क्या करेंगे, बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, इसको क्या करेंगे, राइट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। बुनियादी चरण आप अभी पढ़ चुके हैं, क्या है, 5 वाला। तो 5 वर्ष तक बुनियादी चरण जो था वो था। बुनियादी चरण में प्रवेश लिया, यह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें जो है वो खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखा जो है वो खींच रही है अपने बुनियादी चरण में। बच्चों को भाषा विकास के कार्य को किस रूप में जाना जाएगा। देखिए, ये आरंभिक साक्षरता कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी, आरंभिक साक्षरता। क्योंकि क्या है, बच्चा जो है आरंभ में क्या करता है, आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचता है, तो उसको क्या कहलाएंगे, आरंभिक साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही है। देखिए, कथन पढ़ लेते हैं। बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। तो बच्चे एक साथ क्या है, कई भाषाएं सीख सकते हैं। अधिगम के लिए देखना है, अधिगम के लिए कौन सा सही है, किसके ध्यान में देखना है, अधिगम के बारे में सही नहीं है। देखिए, आपको नहीं का स्पेशल ध्यान रखना है, कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, इसमें क्या कहा गया, बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। बिल्कुल ये क्या है, सही है कि बच्चे जो है एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। नेक्स्ट,
प्रथम भाषा तथा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। देखिए आपकी प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के जो अधिगम होगा उसमें क्यों व्यवधान डालेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रथम भाषा भी क्या है, आपकी मदद करती है दूसरी भाषा सीखने में। नेक्स्ट क्या है, भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है। देखिए भाषा जो है वो अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, तो ये आपका सही आंसर है। डी क्या है, भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाषा नियमों पर निपुणता लाने के बाद सीखी जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। क्या होगा, बी एंड डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद क्या करता है, वो जो समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा। देखिए जो कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण है वो पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है, क्या कर रहा है, सुन रहा है, और वह ध्वनि और शब्दों उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए जो उसने सुना है वो सभी पर क्या है, अपना विचार केंद्रित करता है, तो इसे क्या कहेंगे आप, टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक उपागम या बॉटम अप उपागम। तो इसे क्या कहेंगे हम, बॉटम अप उपागम। देखिए बॉटम अप उपागम किसे कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह ध्वनि से शब्दों तक, वाक्यों से खंडों और व्याकरण तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित है। देखिए बॉटम अप उपागम, आप याद रखिए बॉटम से ऊपर उठना, यानी कि एक चीज से आप क्या स्टेप बाय स्टेप अपने बनाते जा रहे हैं, एक संज्ञान कह सकते हैं, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप समझ सूझ बनाते जा रहे हैं। वो ध्वनि के बारे में हो, वाक्यांश हो, या फिर किसी को खंड करके, या फिर व्याकरण तत्वों के बारे में जानना। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, बॉटम अप उपागम। नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह की जिह्वा मुड़कर गीत यानी कि टंग ट्विस्ट करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है, देखिए वो क्या सिखाना चाह रही है। देखिए श्रवण, वाचन और उच्चारण, वाचन और पठन, उच्चारण, समावेशी रूप से सभी कौशल। तो इसमें क्या है, तो अध्यापिका है जो टंग ट्विस्ट करा रही है, तो वो क्या सिखाना चाह रही होगी, उच्चारण। ठीक है, तो वो टंग ट्विस्ट करा के मोड़ तोड़ कर जो मतलब गीत बना रही है, तो उनको क्या टंग ट्विस्ट करा रही है, तो क्या करा रही है, उच्चारण सिखा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। देखिए भाषा के बारे में सही नहीं है, देखिए इस नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए बाकी सभी आपके सही होंगे लेकिन एक सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसको आपको पहचानना है। संकेत भाषा की व्याकरण होती है, बिल्कुल सही है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, बिल्कुल ये एक प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, तो देखिए सी क्या है आपका, गलत है, सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होती। डी, संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार तो होते ही हैं, आप अलग अलग तरह से संकेत करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को अलग संकेत देकर जो है वो समझाती है, और जो शिक्षा के उसमें जो आप समझते हो वो अलग है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, सी को देखिए आप एक बार, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। देखिए संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, उक्त कथन संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन संकेत भाषा के संबंध में सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि व्याकरण नहीं होती, इसकी भी क्या है, व्याकरण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों को एक अनुच्छेद से एक वाक्य दूसरे विद्यार्थी इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। देखिए पहले एक को पढ़वाएगी, फिर दूसरे को क्या है, बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य, देखिए जो भी 2-2 में उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये गेम आपने देखा भी होगा, क्या करते हैं बच्चों को अलग अलग 2-2 के जोड़े में कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले एक को पढ़वा दिया, उससे दूसरा बच्चा जो है वो सुनता है और नेक्स्ट को बताता है। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप से जाना जाएगा। देखिए किस रूप से जाना जाएगा भाषा अधिगम की इस विधि को, देखिए पारंपरिक श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख, श्रवण कार्य या लेखन कार्य। देखिए ये पारंपरिक श्रुतलेख होगा, कैसा होगा,
पारंपरिक शुक्ल। पहले एक ने लिखा, फिर क्या करता है दूसरा लिखता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति की सम्मुख करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। देखिए क्या है? फ्लैगशिप कार्यक्रम है भारत सरकार का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? देखिए, किस रूप में जाना जाएगा? संकलनात्मक आकलन, ठीक है, और आपका रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन और सतत आकलन। देखिए, ये कौन सा आकलन होगा? ये इसे हम बोलते हैं संकलनात्मक आकलन। तो इसको सॉरी क्या कहेंगे? जो आपका संकलनात्मक आकलन होता है, एक बार इसके बारे में देख लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य किसी कोर्स की समाप्ति के बाद विद्यार्थियों की अधिगम उन्नति एवं उपलब्धियों को ज्ञात करना है। तो एक अध्यापिका विद्यार्थियों की कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगमों का उदाहरण संग्रहित कर रही है, तो इसको ये संग्रहित कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? देखिए, हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यकारी भाषा है, सहकारी भाषा है, जुड़ाव या लिंक की भाषा है, या राष्ट्रीय भाषा है? देखिए, ये हमारी क्या है? कार्यकारी भाषा है, ठीक है। आप कभी भी से राष्ट्रीय भाषा नहीं लिखेंगे, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है हिंदी को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति कार्यकारी भाषा की है, जो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या है? संघ की राज्य भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो हमारी क्या है? ये राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अनुच्छेद 334 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राज्य भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, जब बालिका विद्यालय में प्रवेश लेगी, उसके पास अपनी मातृभाषा है। देखिए, जो भी विद्यार्थी है वो कोरी कागज तो है नहीं, वो जब भी विद्यालय में प्रवेश लेगा वो कुछ सीख कर आएगा, मतलब कुछ भाषा का ज्ञान होगा, उसको चीज़ों की जानकारी होगी। ये गिलास है, ये जो छोटी छोटी बेसिक जानकारी है वो बच्चे के पास होती है, ठीक है। उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। देखिए, हो सकता है उसकी घर में, परिवार में जो उसकी मातृभाषा है वो अलग हो, और जो समाज में बोली जा रही है, यानी कि उसके परिवार में अलग भाषा बोली जा रही है और समाज में अलग, ठीक है। विद्यालय में के माध्यम की एक अलग भाषा है। अब जब जिस विद्यालय में वो आया है उसमें क्या है? एक अलग भाषा है। उसकी भाषा अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वो भाषा अधिगम किस तरह से करेगा? उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। देखिए, अब क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा था, तो व्यवधान तो नहीं डालेगी। आपने सीखा है कि अगर बच्चे को बहुभाषी कक्षा है तो बच्चे को क्या है? अधिगम करने में सहायता होगी। इसने क्या लिखा हुआ है कि अधिगम में व्यवधान डालेगी, तो अधिगम में व्यवधान नहीं डालेगी, ये तो सीखने के और ज़्यादा अवसर प्रदान करेगी अगर बच्चे को एक से अधिक भाषा आती है, या फिर कक्ष में बच्चों की भाषा एक से अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये एक संसाधन का कार्य करती है, न कि व्यवधान डालती है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।